नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं किम दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है बीए फर्स्ट ईयर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द एग्जाम, जिसमें हमारा सब्जेक्ट है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का फर्स्ट पेपर मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के मूल आधार, जिसमें हम 3rd यूनिट पढ़ रहे थे। और इसमें आज का टॉपिक है हमारा अधिगम के नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत है क्या। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा नैमित्तिक अनुबंधन होता क्या है। तो उत्तेजना तथा अनुक्रिया के मध्य साहचर्य का संबंध स्थापित करना ही नैमित्तिक अनुबंधन कहलाता है। और इसी प्रकार से सीखना हमारे दैनिक जीवन की विशेषता है। थॉर्नडाइक ने इस नैमित्तिक अनुबंधन की खोज की है और इसी के आधार पर सीखने के नियमों का विनिर्माण भी करा हुआ है। जैसे पहले था समस्या समाधान, फिर प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना भी नैमित्तिक अनुबंधन के पर्यायवाची हैं। जगदानंद पांडे ने कहा है, किसी कौशल को सीखने में आरंभ में अधिक अशुद्धियां होती हैं और समय भी अधिक लगता है, किंतु जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाता है वैसे ही वैसे अशुद्धियों की संख्या कम होने लगती है और समय में भी कमी आने लगती है। क्योंकि जब अशुद्धियां होती हैं तो समय भी अधिक लगता है और जैसे ही अशुद्धियां कम हो जाती हैं तो समय भी कम लगने लगता है। और इसके लिए निरंतर अभ्यास करते रहना अति आवश्यक है। और इसके बाद में क्या होता है कि अंत में सारी अशुद्धियां समाप्त हो जाती हैं और पहले की अपेक्षा समय कम लगने लगता है और जो कुछ भी आप सीख रहे होते हैं अर्थात शिक्षण में पूर्णता भी आ जाती है। तो नैमित्तिक अनुबंधन में पुनर्बलन या पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयोज्य की अनुक्रियाएं पुनर्बलन का निमित्त बन जाती हैं, इसलिए इसको नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं। अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो नैतिक अनुबंधन को 4 प्रकार में बांटा गया है, जिसमें पहला है पुरस्कार नैमित्तिक अनुबंधन, दूसरा है परिहार नैमित्तिक अनुबंधन, अकर्म अनुबंधन और चौथा है दंड नैतिक अनुबंधन। तो थॉर्नडाइक ने पहले अर्थात पुरस्कार नैमित्तिक अनुबंधन के अंदर में क्या करा था कि एक भूखी बिल्ली लिया था उन्होंने और उस भूखी बिल्ली को उस पेटी में बंद कर देते हैं। एक पेटी लेते हैं और उस पेटी में उस बिल्ली को बंद कर देते हैं। पेटी के अंदर में एक लीवर लगा होता है और ये पेटी इस प्रकार थी कि लीवर पर पैर रखते ही उस पेटी का दरवाजा खुल जाएगा और पेटी के बाहर बिल्ली का भोजन अर्थात मछली का टुकड़ा उन्होंने रख दिया था। भूखी बिल्ली बार बार प्रयास करती रही परंतु सफल नहीं हो पा रही थी, परंतु अचानक ही उसका पैर लीवर पर पड़ता है और तुरंत ही दरवाजा खुल जाता है और दरवाजा खुलने के बाद में वह वापस से उस मछली के टुकड़े को खा लेती है और संतुष्टि की प्राप्ति करती है। ऐसा ही थॉर्नडाइक ने बार बार किया उसी बिल्ली के साथ में। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे बिल्ली लीवर खोल करके बाहर आने लगी। तो आरंभ में त्रुटियों की संख्या अधिक थी और समय अधिक लगता था, परंतु जैसे ही बिल्ली को पता पड़ा कि अगर मैं ये लीवर दबा दूंगी तो दरवाजा अपने आप खुल जाएगा, तो उसके बाद में वह तुरंत ही कमरे के अंदर जा करके पेटी के अंदर जा करके वो लीवर दबा देती थी और उसका दरवाजा खुल जाता था। इससे क्या हुआ कि उसका समय भी कम लगा और उसने वो पहले जो त्रुटियां करती थी वो त्रुटियों में भी कमी आ गई, इनफैक्ट खत्म हो गई। और इसी प्रकार के प्रयोग ग्राहम मैग्ने और स्किनर ने भी करे। ग्राहम मैग्ने ने चूहे पर करा हुआ था। ग्राहम मैग्ने ने चूहों के दौड़ने के पथ का निर्माण किया और स्किनर ने डब्बे में लीवर दबाते ही चूहे को रोटी का टुकड़ा मिलता था। मतलब दौड़ करके आता था और रास्ते में उसने ग्राहम मैग्ने और स्किनर ने मिलकर के रास्ते में लीवर लगा हुआ था, ठीक है, और जो रोटी का टुकड़ा था उसको उन्होंने एक डब्बे के अंदर में बंद कर दिया था। वो डब्बा लीवर को, जो रास्ते में लीवर लगा हुआ था, उस
लीवर के दबाने से ही, मतलब एक ट्रिगर टाइप में, ठीक है, तो वो लीवर को दबाने के बाद ही वो डब्बा खुलता था। तो चूहा बार बार प्रयास करता रहा, दौड़ता रहा, बट वो डब्बा नहीं खुल रहा था। बट अचानक से एक बार वो डब्बा को खुल जाता है। तो बाद में पता चलता है कि जब चूहा थोड़ा सोचता विचारता है तो उसको पता चलता है कि ये इस ट्रिगर की वजह से हुआ है। इस ट्रिगर पे पैर रखने के कारण वो इस प्रयास को कई बार दोहराता है और कंफर्म करता है खुद को कि क्या वास्तव में इसी ट्रिगर के दबाने से ये इस डब्बे का दरवाजा खुला है। तो जब ऐसा करने में चूहा कंप्लीटली कंफर्म हो जाता है तो फिर उसे डब्बा खोल करके रोटी पाने में दिक्कत नहीं होती थी। तो इस अनुप्रयोग में देखा गया कि पुरस्कार पाने की आशा में अनुबंधन होता था। तो अनुबंधन की दो घटनाओं के मध्य घटने वाली प्रक्रिया के बाद में जो स्थायित्व आता है, जो समझ आता है, वही अनुबंधन कहलाता है। अब इसमें दो प्रक्रियाएं कौन सी है, दो घटनाएं कौन सी है? एक चूहे का भागना और दूसरा उसका रोटी प्राप्त करना। ये दो घटनाएं, ठीक है। तो इन दो घटनाओं के मध्य में क्या कारण होता है? रोटी का प्राप्त करना, मतलब रोटी को प्राप्त करना ही चूहे का उद्देश्य होता है और यही इसका अनुबंधन है। स्किनर ने इस प्रकार अनुबंधन में दो प्रकार की व्याख्या की है। पहला प्रतिक्रियात्मक और दूसरा ऑपरेंट। प्रतिक्रियात्मक में पुरस्कार नैमित्तिक अनुबंधन में व्यवहार उत्तेजना के नियंत्रण में रहता है। जैसे भोजन के साथ लार का आना उत्तेजना की प्रतिक्रिया का व्यवहार है। जैसे प्रकाश के आते ही आंख का झपकना आदि भी इसी प्रकार के व्यवहार हैं। अगर दूसरे की बात करें ऑपरेंट की, तो ऑपरेंट में दूसरा व्यवहार उत्तेजना के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं रहता है। प्रयोज्य की इच्छा इस प्रकार के व्यवहार के मूल में रहती है। स्वेच्छापूर्वक व्यवहार घटित होने पर ही ऑपरेंट व्यवहार घटित होता है। जैसे जब भी डोरबेल बजता है तो इट्स डिपेंड्स अपॉन यू कि आप दरवाज़ा खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, ठीक है। तो ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो अभी हमने कंप्लीट करा है पुरस्कार नैमित्तिक अनुबंधन। अब नेक्स्ट है परिहार नैमित्तिक अनुबंधन, जिसमें बताया जा रहा है कि अनुबंधन में प्रयोज्य कष्टपूर्ण प्रतिक्रिया से बचने का प्रयास करता रहता है। और इसी के संबंध में वाटसन ने प्रयोग किया और उन्होंने बताया कि इसमें प्रकाश तथा विद्युत प्रवाह साथ साथ होता है। क्योंकि जो वाटसन ने प्रयोग करा हुआ था वो कुत्ते पर करा हुआ था उन्होंने, क्योंकि कुत्ता प्रकाश होते ही अपना पाँव फर्श पर रखता था और विद्युत प्रवाह के कारण उस कुत्ते को कष्ट का सामना करना पड़ता था। इस प्रयोग में कुत्ता दुखद स्थिति से बचता था। सिडमैन ने अन्य जीव के उपलक्ष्य में चूहों पर प्रयोग करा हुआ था और उन्होंने भी देखा अनुबंधन में परिहार से बचाव, पलायन अनुबंधन आते हैं। परिहार का अर्थ ही होता है अवॉइडेंस, अर्थात जिसको कि हम नेग्लेक्ट करते हैं। अर्थात हम नेग्लेक्ट किस चीज़ों को करते हैं? जो चीज़ें हमें कष्ट देती हैं। तो ये जो सारे प्रयोग थे ये कष्टों पर आधारित हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे अकर्म अनुबंधन के बारे में, जो तीसरे प्रकार का है। अकर्म मतलब कि उसमें जैसे पहले वाले में था कि उसमें पुरस्कार मिलता था कि मतलब मछली का टुकड़ा या फिर रोटी का टुकड़ा, ठीक है। अकर्म मतलब कि बिना कुछ करे ही प्राप्त करना, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें कहा जा रहा है कि कभी कभी व्यक्ति को प्रतिक्रिया का दमन करके और उसके बाद किसी व्यवहार को सीखना पड़ता है। जैसे कोई बालक जिस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए वैसा व्यवहार नहीं करता है तो उसका जेब खर्च बंद कर दिया जाता है, या फिर जिस चीज़ की उसको मतलब उसका शौक होता है उसको मार दिया जाता है ताकि वो सही रास्ते पर आ सके। और इस प्रतिक्रिया
से बचने के लिए वह उचित व्यवहार करता है। इस विधि में सीखने में पुरस्कार की अनुपस्थिति होती है और इससे मात्र अनुबंधित प्रक्रिया ही अवरोधित नहीं होती बल्कि विपरीत क्रिया का प्रबलीकरण भी होता है। मतलब अगर ऐसा, जैसे अगर सपोज कीजिए कि कोई बच्चा है जो कि थोड़ा ज़्यादा मांगे रखता है या फिर ज़्यादा खर्च करता है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि आप पहले की तरह पुरस्कार नैमित्तिक अनुबंधन लगा करके आप क्या करेंगे कि तुम इतना याद कर लो, इतना मेरे को सुना दो तो फिर तुमको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ये हुआ पुरस्कार नैमित्तिक अनुबंधन, ठीक है। और अकर्म अनुबंधन में क्या होता है कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो ये जो तुम्हारी मनपसंद चीज़ है वो तुम्हें नहीं मिलेगी, ठीक है। तो एक में स्वतः बच्चा करता है और दूसरे में स्वतः नहीं करता है, मतलब जबरदस्ती करता है। अब नेक्स्ट है दंड नैमित्तिक अनुबंधन। इस प्रकार के अनुबंधन में पीड़ा देने वाले उद्दीपक को प्रस्तुत किया जाता है और ये विधि जो है वह अकर्म विधि के विपरीत है। स्किनर ने दंड के अनुबंधन पर अनेक प्रयोग करा हुआ है। दंड के कारण कोई प्रतिक्रिया विलुप्त हो जाती है और जो बच्चे अनुवांछित मतलब जो बच्चों को नहीं करना चाहिए, अगर वो काम वो कर रहे हैं तो इस दंड अनुबंधन की सहायता से उस प्रकार के व्यवहारों को दूर किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही और आज हमारा थर्ड यूनिट कंप्लीट होता है। थर्ड यूनिट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर एग्ज़ाम तो ये हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ यूनिट का और ये जो सारे मैं अभी आपको बता रही हूँ ये सारे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के लिए था और इसके बाद फोर्थ यूनिट अब स्टार्ट करना है जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है अभिप्रेरणा। ये कि अभिप्रेरणा क्या है और जन्मजात व अर्जित अभिप्रेरकों की तुलनात्मक व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा जाता है। 2014 में भी इसको पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।